नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता इस विषय की दूसरी क्लास में। तो कल हमने बड़े अच्छे से इस विषय पर चर्चा की थी कि यह हमारा विषय हमें क्या कहता है। इस विषय के अंतर्गत हमें किन किन उप विषयों का अध्यापन करना है। अध्ययन आपको करना है, अध्यापन मुझे करवाना है। देखिए, आप सबको पता है, जो आप मेरे से जो बच्चों ने अध्ययन किया है क्लासेस में, कि मैं हमेशा क्रम से चलती हूँ। तो इसीलिए कल आपको परिचय करवाया गया, वरना हो सकता था कल की क्लास डायरेक्ट शुरू कर दी जाए, लेकिन मेरा वह तरीका नहीं है। हर एक अध्यापक का अपना एक तरीका होता है, अपना एक एप्टीट्यूड होता है। तो अगर आप इन क्लासों को अच्छे से स्टेप वाइज अगर देखेंगे तो मुझे यह नहीं लगता कि आपको इसमें इस विषय में कोई कठिनता आएगी। फिर भी आज हमने शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार कहती हूँ कि आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या अगर आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और लगभग आप सबके पास मेरा वो कांटेक्ट नंबर है, तो आप मुझे फोन करके भी अपनी कोई समस्या उसका समाधान निदान कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हमारे विषय का जो यूनिट 1 है। हमने अच्छी तरह से कल मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 का जो उप विषय है वो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। और देखिए, यह सही भी है कि कोई भी काम करने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य जरूर होता है, लक्ष्य जरूर होता है। तो सबसे पहले उस पर ही चर्चा कर ली जाए कि क्यों हम इस विषय को पढ़े, आवश्यकता क्या है, यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इन सब सवालों के जवाब आज हमें इस उप विषय में मिलने वाले हैं। और उप विषय क्या है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है किसी भी कार्य को करने की वजह या कारण। एक तरह से बिल्कुल आम भाषा में हम उद्देश्य को कैसे समझे, तो उस उद्देश्य का मतलब ही यह है। अब जैसे भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो आपको सीधे सीधे यह समझाया जाएगा कि भाषा शिक्षण को आपको आपके इसमें सिलेबस में यह विषय और उसके बाद इस विषय में यह उप विषय डालने की वजह क्या है, कारण क्या है, ताकि आप इसको भली भांति समझ सके। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई काम करने का उद्देश्य पता लग जाता है तो वह उस काम में बड़ी लगन से शामिल हो जाता है। तो आइए करते हैं। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको भी हम क्या है क्रमवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिचय करेंगे। परिचय की जरूरत है ना। अब जैसे पहले दिन में आपको सीधे ही आके ना बताती कि लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं, ना बताती कि हमारा विषय क्या है, ना बताती कि उप विषय क्या है, और डायरेक्ट ही हम अध्यापन शुरू कर देते, तो आपको बड़ा अटपटा लगता। तो इसीलिए सर्वप्रथम नियम क्या होता है कि हम जो भी चीज करने जा रहे हैं, या हमारे घर में मेहमान आते हैं और हम नहीं जानते, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, स्पेशल हमें बुला के और परिचय करवाते हैं कि जी ये व्यक्ति है, इसका यह हमारे साथ रिलेशन है और यह इसका परिचय। तो सबसे पहले तो हम परिचय पे नजर डालेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम परिचय देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य, इसका क्या परिचय है। वैसे तो मैं इस विषय पे लगातार बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको और ज्यादा
विस्तृत रूप में और संक्षिप्त तरीके से जान लेते हैं। तो कहते हैं कि भाषा शिक्षण के इस दूसरे चरण यानी प्रथम चरण आपने प्रथम कक्षा में पूरा कर लिया था। तो कहते हैं कि भाषा शिक्षण के इस दूसरे चरण की अनेक निजी विशिष्टताएं हैं, यानी अनेक इसकी विशेषताएं हैं। यह किशोर वय विद्यार्थियों का काल है। किशोर वय आपने यह जो शब्द है वो मनोविज्ञान की कक्षा में भली भांति की है। किशोरा अवस्था क्या होती है और आप किशोर वय अवस्था में क्यों हो, इस सब का आपको मनोविज्ञान की क्लास में भान हो गया होगा। तो यह कहते हैं कि भावनात्मक और बौद्धिक दृष्टि से यह दौर जो है यह क्या है, तीव्र यानी तेज झंझावातों का दौर है। इस दौर में विद्यार्थी सार्वजनिक जीवन के व्यापक संदर्भों से जूझते हैं। लिहाजा इस दौर के भाषा शिक्षण के विविध पहलुओं पर इन संदर्भों का असर होता है। यानी यह क्या कहते हैं कि यह जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य है यह आपको इस अवस्था में पढ़ाया जा रहा है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। और इसमें बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक लगभग हर स्तर पर बच्चा एक तीव्र संवेगों से गुजरता है। तो कहते हैं कि इन तीव्र संवेगों से गुजरने की इस दशा में भाषा भी एक प्रासंगिक विषय यानी भाषा भी इससे सरोकार रखता है। यानी आप इस किशोर व्यवस्था में अगर अपना पूरा फोकस भाषा शिक्षण के पहलुओं पे देंगे, उद्देश्यों पे देंगे, साहित्य की तरफ गमन करेंगे, व्याकरणिक समझ पैदा करेंगे, तो वो आपको आगे आने वाले भविष्य में बहुत काम आएगी। तो कहते हैं कि यह जो ऐसा परिवेश है इसमें आप अपनी दृष्टि या अपनी पृष्ठभूमि या अपना बेस है वो मजबूत कर सकते हैं और इसमें विद्यार्थी अपनी स्वतंत्र राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम कोई विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके विचार क्या कहते हैं और जब आप विचार प्रकटीकरण करते हो तो अगर एक अच्छा शिक्षक आपके सामने खड़ा है तो वो लगभग आपको बता देता है कि आप के व्यक्तित्व में इस कला के लिए विशेष पक्ष है और आप इस पर काम करिए। मैंने कहा ना कि आपकी क्लास में आपके सामने भावी डॉक्टर, भावी लेखक, भावी कलाकार, भावी नृत्यांगना, भावी जज, मतलब आपके सामने वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं। और अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बच्चों के अंदर छुपी हुई उस कला को बाहर निकाल सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको उस मार्ग पे चला सकते हैं। और भाषा शिक्षण का यह जो पहलू है यह बड़ा अहम है और इस इकाई में हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। तो जो परिचय है, परिचय के रूप में हम विशेषतः यहाँ क्या लिख सकते हैं कि भाषा शिक्षण की निजी विशेषताओं से परिचय करवाना। ठीक है। नंबर 2, किशोर वय अवस्था में भाषा के विविध पहलुओं या पक्ष लिख देते हैं, विविध पक्षों को मजबूती प्रदान करना।
की इस अवस्था में संवेगों को साहित्य के माध्यम से उचित मार्गदर्शन करना। देखिए आप मैं इधर हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप साथ के साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपके आने वाले जो पेपर होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो आप इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फिर देख लें। जी हाँ, तो ये है हो गया भाषा शिक्षण के उद्देश्य का परिचय। अब इसके बाद हम आते हैं उद्देश्य पे। भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो हमारा मुख्य टॉपिक है, एम क्या होंगे, एम्स वो नहीं है, एम्स हॉस्पिटल वाला, मतलब उद्देश्य क्या होंगे, लक्ष्य क्या होंगे। तो इसके लक्ष्य कहते हैं कि जी इसका सर्वप्रथम जो पहला लक्ष्य हमें बताया गया है, इंगित किया गया है, वो बताया गया है कि सार्वजनिक जीवन के संपर्क में वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। आपके डिक्शनरी भी मजबूत होनी चाहिए। आपको एक शब्द के पर्यायवाची कम से कम 3-4 आपको पता होने चाहिए। वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना। इन्होंने इसमें क्या बात की है, सार्वजनिक का मतलब वह जीवन, हमारे जो दैनिक जीवन है उसके 24 घंटे, ठीक है। सार्वजनिक जीवन का मतलब ही क्या है कि जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, दैनिक जो हम जीवन जीते हैं, उसके संपर्क में जितने भी अनुभव आते हैं, सार्वजनिक जीवन के अनुभव, मैं आपको इन शॉर्ट इसको करवा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। यानी सार्वजनिक जीवन यानी दैनिक जो जीवन है उसके अनुभव, ठीक है। अब उसके अनुभवों के अनुरूप यानी जो भी हमें अनुभव हुए XYZ, उन अनुभवों के आधार पे हम क्या करें, भाषाई क्षमता को क्या करें, मजबूती प्रदान करें या अर्जित करें, ग्रहण करें, अर्जन करना या अर्जित करना, एक्वायर करना, अर्जित करें। इसका सबसे पहला उद्देश्य, बड़े ध्यान से देखिए, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य कौन सा है। ये बात आपकी चल रही है ना कि अध्यापकों की, सार्वजनिक जीवन हमारा नहीं, आपका। किस समय का, इस समय का, जब आप BSTC द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या कहा गया है कि यह जो आपकी किशोर वय अवस्था के अंतर्गत जो तुम्हारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव है, उन अनुभवों में भाषाई क्षमता को अर्जित करना। इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप रोज शाम को बैठे, एक अलग आपकी नोटबुक लिखें और उसमें रखें, उसमें जो आपके दैनिक जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों को आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखें,
ताकि आपकी भाषाई जो आपका कौशल है वो क्या हो, उसका विकास हो। अब जैसे इसमें एक लाइन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक शब्द आया था वृहद, तो आप वृहद की जगह बड़ा, आज मैं बड़ा उत्तेजित था या आज मैं बड़ा खुश था, तो आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। यही हमें यही हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो कहते हैं सार्वजनिक जीवन के संपर्क के वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना, यानी आपको अलग से कोई कार्य नहीं करना है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों को सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी कलम के सहारे उकेरना है। ये था उद्देश्य नंबर 1। अब बात करते हैं उद्देश्य नंबर 2 की। उद्देश्य नंबर 2 क्या कहता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब क्या होगा कि आप बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के बहकावे में आए, बिना किसी चीज के दबाव में आए, अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना। कोई भी, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अभिव्यक्त कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भाषा शिक्षण का दूसरा जो सबसे बड़ा वह उद्देश्य है वह क्या है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कि बिना किसी दबाव में आए अपने बात को अच्छे तरीके से प्रकट करना, रखना। अब किस चीज की स्वतंत्र अभिव्यक्ति ये लिखते हैं, कौशल। किसकी, कौशल की, यानी कौशल का मतलब आप में जो भी विशेषता है, आप में भाषण कला अच्छी हो सकती है, आपको कविता लेखन आपका बढ़िया हो सकता है, पट कथा लेखन हो सकता है, आपका किसी की जीवनी लिखने का हो सकता है आप आजकल ऐसा युग है तो आजकल आप हो सकता है गाने लिखें, है ना। तो आपके साथ का ही लड़का है और हमारे एरिया का बड़ा नाम रोशन कर रहा है, आप देख रहे होंगे, और तो उसके गाने वो है क्या, वो एक तरह से अभिव्यक्ति है, और वो किसी न किसी समय किसी क्लास में बैठा होगा, तो वो क्या था, बड़ा एक अच्छा कलाकार था। अब वहां उसको कितने ज्यादा, जितना हिंदी भाषा के शब्दों का, जितना मातृभाषा के शब्दों का ज्ञान होगा, वो उसके करियर को चार चांद लगाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये है कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है। इस विषय को आप देखो, विषय कोई भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स अपने अनुभवों के आधार पे हमें बड़ा अध्ययन करके अपने दिन और रात का समय लगाकर हमारे लिए एक सिलेबस तैयार करते हैं, और वो बड़ा सोच समझ कर किया हुआ होता है। तो उसके एक एक शब्द को संजीदगी से लें और एक एक शब्द का अध्ययन करें, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। आगे बात आपको समझ में, कौशल दूसरे के अनुभवों से जुड़ना। अब दूसरे में क्या आ गया, यानी ऊपर वाली बात आ गई कि जो भी आपके दिनचर्या में, जो भी लोग आपके अनुभव में या आपके संपर्क में आए, उनसे आपको कुछ सकारात्मक बातें सीखना और उनके अनुभवों से जुड़ना, उनसे बात करना अभिव्यक्ति के माध्यम से ही है। वो बिना अभिव्यक्ति के माध्यम से आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते। दूसरों के अनुभवों से जुड़ना। अब उसके बाद स्वतंत्र अभिव्यक्ति हमें कहाँ काम आएगी, अब है दूसरों के अनुभवों से जुड़ना और उनके जीवन में घटित स्थितियों के पक्षों पर विचार करना। अब यह ऐसी बात नहीं है कि इसमें
वैसे तो बड़े खुश हो जाओगे आप कि हाँ ये चुगली चांटी वाला पक्ष भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहा गया है, दूसरे के अनुभवों की यानी सकारात्मक अनुभवों के बारे में बात करना, उनसे जुड़ना और उनसे क्या है कि उनके जीवन में जो चीजें घटित हुई है, जो स्थितियां आई है, जो घटनाएं हुई है, उनके प्रति समझ विकसित करना, विचार करना और अपनी समझ विकसित करना। जब अपनी समझ विकसित होगी जब भी हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर पाएंगे, समझ विकसित करना। तो ये था हमारा उद्देश्य नंबर 2 और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उद्देश्य नंबर 3 की। फिर आप इसका और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नंबर 3 में यह कह रहे हैं कि रचना के तत्वों को समझना, रचना के तत्वों को समझना। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, शब्दकोश, साहित्य कोश आदि देखने का कौशल विकसित करना। शब्दकोश और साहित्य कोश को देखने का कौशल। अब आपको एक चीज शब्दकोश देखते ही याद आ गई होगी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या रीट में आपके हिंदी में शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखने का कौशल विकसित करना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो आज का उद्देश्य हमने 3 उद्देश्य किए हैं और इसी के साथ यह क्लास होती है बंद। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान